हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिसे सामान्यतः क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी रीडिंग करवाइए, तो इसलिए आज से हम केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी रीडिंग करवाएंगे। इसमें सिर्फ वही चैप्टर रीडिंग करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। पहले इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे जिसे सामान्यतः पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसका पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन वाला। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर पढ़ेंगे। इस प्रकार हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? इस चैप्टर का क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल सामान्यतः बोलते हैं, और एनसीईआरटी में इसे किस नाम से जाना जाता है? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो आज का चैप्टर चलते हैं, शुरू करें। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप से संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों में कैसे बनी, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। इस एकक में हम वर्तमान आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिणाम है। अंत में हम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवृत्ति प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? अब तक हम यह जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थ की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। जब एनसीईआरटी छपी थी उस समय केवल 114 तत्व ज्ञात थे, लेकिन हम वर्तमान समय में, आपको पता होगा कितने तत्वों की जानकारी है? 118 तत्वों की जानकारी है। तब से यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, आगे चैप्टर में अपडेट हो गया, लेकिन ये चैप्टर में यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं। इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया है। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तत्वों का अध्ययन तर्कसंगत रूप से तो कर ही सकेंगे, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी। अब आगे एनसीईआरटी आवर्त सारणी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रही है? तत्वों का वर्गीकरण, समूहों और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिक द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने सन 1800 के प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के परमाणुओं में निश्चित प्रवृत्ति होती है। सन 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह, जिन्हें क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं, की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है, शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर था। जो डोबराइनर के त्रिक थे वो कब दिए गए थे? 1829 में दिए गए थे। इनका कहना था कि जो त्रिक होते हैं उनके जो अगल बगल वाले तत्व होते हैं, उनका परमाणु भार का औसत निकाला जाए तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। उन्होंने इस प्रकार ये ऊपर देखिए त्रिक दिए थे। पहला कौन था? लिथियम, सोडियम, और तीसरा कौन है? पोटेशियम। पहला त्रिक ये हो गया। दूसरा त्रिक था ये कैल्शियम वाला, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, और तीसरा क्या था? बेरियम था, ये हो गया। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एक त्रिक के रूप में था। उसके बाद उन और भी त्रिक हैं, जिसमें पहला त्रिक और दूसरा 3 त्रिक ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी वाले इम्पोर्टेंट हैं।
उसके बाद सल्फर, सेलोनियम और टेलोरियम भी एक त्रिक के रूप में काम करते हैं। और जो फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है, ये भी क्या त्रिक के रूप में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार ये त्रिक हैं। इनको जो एनसीईआरटी में दिए गए इनको ट्रिक से याद कैसे कर सकते हैं। पहले की ट्रिक बनेगी लीना के, दूसरा क्या होगा कस्बा में अलग से लिखना है, इसमें लिख देना है आगे सीबीआई। लीना के कस्बा में सीबीआई। अगर आगे जो हम दो अलग से बताए उनकी ट्रिक बनाना चाहते हैं तो सुबह से टहलें, एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा एस से हो जाएगा सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम। और एक त्रिक होता है फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक वाला, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इस प्रकार ये 5 त्रिक होते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य पाए गए। डोबराइनर के त्रिक का नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए इसे एक महज या संयोग समझकर इसका विचार छोड़ दिया गया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री जो AEBD चैन कॉर्टिकोइस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को बहुत बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया था। यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। अंग्रेज रसायनज्ञ, इसके बाद कौन आए, अंग्रेज रसायनज्ञ एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक का नियम दिया। इंपॉर्टेंट है, अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो अष्टक का नियम था उसे किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। सन कब दिया था, 1865 में दिया था। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे 8वें संगीत स्वर का संबंध प्रथम संगीत स्वर के साथ होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों पर ही सही प्रतीत हो रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टक नियम कहाँ तक लग रहा था, केवल कैल्शियम तक ही लग रहा था। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। जो इनका अष्टक नियम था ये कह रहा था कि अगर इनको एक सीरीज में लिखें तो जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है वो समान गुण धर्म को बताएगा। जैसे ये देखिए ये इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए ये पहला तत्व है, इसके बाद आगे चलते जाएंगे तो ये जो नीचे ये लिखा है सोडियम, ये 8वां तत्व होगा। तो इनके जो गुण धर्म है आपस में मिलेंगे। उन्होंने इस प्रकार इसका व्याख्या की थी। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये केवल कहाँ तक लग रहा था, ये देखिए केवल कैल्शियम तक ही लग रहा था, उसके आगे ये नियम बेकार हो नहीं सिद्ध कर पा रहा था। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए रूसी रसायनज्ञ डेमेट्री मेंडलीव। कब इन्होंने अपना वो किया, इनका जन्म दिया गया 1834 से 1907 तक तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर। 2 वैज्ञानिक एक ही समय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। स्वतंत्र रूप से मतलब अलग अलग काम कर रहे थे के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में, कब दिया था, सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणविक आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भारों में वृक्क के मध्य वृक्क आलेखित किया। इनका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है नीट में क्वेश्चन कि जो लोथर मेयर का वक्र था वो किस किस के बीच बना था, भौतिक गुणों तथा परमाणु भार के बीच बना था। भौतिक गुण में कौन कौन से थे, परमाणविक आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य का वक्र बनाया था जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों को समानता दर्शाता था।
सन 1868 तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन उसके काम का विवरण डॉमेट्री मेंडलीव के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। जो लोथर मेयर वक्र था उसमें जो ग्राफ प्राप्त हो रहा था उसमें जो शीर्ष भाग था वहाँ पर वो शीर्ष भाग जो पीक था उस पर क्या मिल रहे थे, पीक पर क्षार धातुएं एल्कली मेटल मिल रही थी। उसके बाद जो डिसेंडिंग भाग था, डिसेंडिंग भाग में क्या मिल रहा था, क्षारीय मृदा धातुएं मिल रही थी। उसके बाद एसेंडिंग भाग जो था उस पर हैलोजन मिल रहे थे। जो तल था बॉटम वहाँ पर क्या मिल रहे थे, उपधातु व संक्रमण धातु मिल रहे थे। उसके बाद इन्होंने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उससे पहले ही इन्होंने अपना काम कर लिया था, लेकिन इनका प्रकाशन मेंडलीव के पहले नहीं हो पाया था। इसलिए आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय किसको दिया जाता है, डॉमेट्री मेंडलीव को दिया जाता है। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डोबराइनर ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मेंडलीव के जो आवर्ती संबंध थे उनका आरंभ अध्ययन करने का आरंभ किसने किया था, सबसे पहले डोबराइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। ये सारणी देख ही चुके हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इस प्रकार जो ये नियम था, नियम किस प्रकार है, तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसने कहा था, ये मेंडलीव ने कहा था। इसे हाईलाइट कर लीजिए। मेंडलीव ने क्या कहा था, जो तत्वों के गुण धर्म होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियां एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुण धर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। मेंडलीव ने आवर्तिता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना। विशेष रूप से मेंडलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र, जिसे एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, तथा उनके गुणधर्मों को समानताओं को आधार माना था। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। विशेष रूप से मेंडलीव ने किनको आधार माना था, मूलानुपाती सूत्र तथा उनके गुणधर्मों की समानता को। वह यह जानते थे कि यदि परमाणु भार के क्रम का पूर्णतः पालन किया जाए तो कुछ तत्व उनके द्वारा दिए गए क्रम में आवर्त सारणी में नहीं रखे जा सकते। उन्होंने समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु भारों के क्रम की उपेक्षा की। उदाहरण के तौर पर आयोडीन, जिसका परमाणु भार समूह जो 7 के तत्व टेलुरियम जो 6 था के तत्व टेलुरियम से कम था, को समूह 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि के साथ गुणधर्मों में समानता के आधार पर रखा गया। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता को आधार मानते हुए यह प्रस्तावित किया कि कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। उदाहरण के लिए, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम, आगे एनसीईआरटी बोल रही है, तत्वों की खोज नहीं हुई थी। जो गैलियम और जर्मेनियम थे उनकी खोज नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीव के सारणी में उनके लिए स्थान छोड़ दिया गया था। और उन्हें क्या कहा गया था, उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों के नाम क्रमशः एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन रखा। आपको बता दें, उन्होंने कुल जो उनके तत्व थे कौन कौन थे, इका एल्युमिनियम को क्या कहा था, गैलियम कहा था, और जो इका सिलिकॉन था उसे जर्मेनियम कहा था। इसके अलावा 2 तत्व और होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं। इका बोरान को क्या बोला गया था, स्कैंडियम बोला गया था, और जो इका मैग्नीज होता है उसे क्या बोला गया था, टेक्नीशियम बोला गया था। इसे आप याद करने की एक ट्रिक है, आलू गालू, आलू का मतलब एल्युमिनियम, गालू का मतलब गैलियम, आलू को गालू से, इका एल्युमिनियम को गैलियम बोला गया। और इसकी दूसरी ट्रिक है BSC, बोरान को स्कैंडियम बना दिया गया। और जो इका सिलिकॉन था, सीता गीता, सीता से क्या हो जाएगा सिलिकॉन,
सीता ईका सिलिकॉन जो था वो गीता से क्या बन गया, जर्मेनियम बन गया। इसी प्रकार जो एक और लास्ट तत्व था उसे किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं, एमटेक। ईका मैग्नीज, एम से मैग्नीज हो जाएगा और टेक से क्या हो जाएगा, टेक्नीशियम। ईका मैग्नीज को क्या बोला गया, टेक्नीशियम बोला गया। इस प्रकार आप इनकी ट्रिकों से इसको याद कर सकते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, मेंडलीव ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रयुक्ति की बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक रासायनिक गुणधर्मों का भी ब्यौरा दिया था। बाद में खोजे गए इन तत्वों के प्रयुक्त गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों को सारणी 3.3 में सूचीबद्ध किया गया है। मेंडलीव की मात्रात्मक प्रयुक्तियों और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें और उनकी आवर्त सारणी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। मेंडलीव की सन 1905 में प्रकाशित आवर्त सारणी को चित्र 3.1 में दर्शाया गया है। चित्र देखते हैं, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये किसकी सारणी है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसमें क्या थे, टोटल 63 तत्व थे और 8 समूह थे, जिन्हें ऊर्ध्वाधर जो समूह थे 8 थे और 12 श्रेणियां क्षैतिज थी। इसमें कितनी श्रेणियां क्षैतिज थी, 12 श्रेणियां क्षैतिज थी। और इन्होंने किस प्रकार रखा था, परमाणु भार का बढ़ता क्रम रखा था। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर देखिए बीच बीच में जगह छोड़ दी है, इन्हीं पर उन तत्वों के नाम दिए गए थे। ये देखिए यहाँ पर ये जगह छूटी हुई है, इसके आधार पर उन तत्व जो तत्व थे उनको रखा गया था। इस प्रकार ये मेंडलीव की सारणी है। आगे पढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आगे एनसीईआरटी आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी की वर्तमान स्वरूप को बताया है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणुक कणों का विकास हुआ। सन 1913 में अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने, किसने आधुनिक आवर्त नियम दिया था, हेनरी मोजले ने। सन 1913 में भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलक्षणिक यक्स किरण स्पेक्ट्रमों में नियमितता पाई और देखा कि जो उनकी आवृत्ति होती है रूट वी, जहाँ पर वी यक्स किरण की आवृत्ति है, तथा परमाणु क्रमांक जेड के मध्य वक्र आलेखित करके एक सरल ग्राफ प्राप्त किया। इम्पॉर्टेंट है कि जो हेनरी मोजले था किसके बीच ग्राफ खींचा था, रूट वी, जिसे वी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, तथा परमाणु क्रमांक के मध्य आरेख खींचा था, जिससे उसे क्या प्राप्त हुई थी, सरल रेखा प्राप्त हुई थी। परमाणु द्रव्यमान तथा रोड वी के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्वों के गुणधर्मों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के, आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आवर्त नियम का संशोधन किया गया, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किस प्रकार है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो आधुनिक आवर्त नियम है वो किसके होता है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली। एक्टिनियम और प्रोटोनियम की भांति नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड में पाए गए। आपको बता दें, जो हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक के तत्व को क्या बोलते हैं, नेचुरल तत्व बोलते हैं, प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। इसके बाद जो होते हैं 93 से लेकर 118 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल तत्व कहलाते हैं। आर्टिफिशियल तत्व का मतलब इन्हें बनाया गया है। इसलिए जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो केवल 1 से लेकर 92 तक होते हैं, यूरेनियम तक के तत्व। और उसके बाद के जितने भी तत्व होते हैं वो सब कैसे होते हैं,
वो सब कृत्रिम तत्व होते हैं, आर्टिफिशियल तत्व होते हैं, उन्हें या तो किसी प्रकार बनाया गया है या फिर क्या किया गया है, जो न्यूपचीनियम से लेकर जहाँ कहाँ तक होते हैं 118 तक होते हैं, वो सब आर्टिफिशियल होते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिकीय आवेश प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता जो होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तिता को समझना सरल हो जाता है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन है, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है और इसे चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा था, उन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त पीरियड बोलते हैं कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिन्हें वर्ग ग्रुप कहते हैं, समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहते हैं। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों की पुरानी पद्धति, जो फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक थी और 8th के बाद कौन थी, फिर उसके बाद आई थी फर्स्ट बी से लेकर 7th बी के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। जो आवर्त संख्या कैसे आप पता कर सकते हैं, आवर्त को जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है n, उस वही जो होता है वही आवर्त को बताता है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित होते हैं। इसके बाद आवर्तों में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व पाए जाते हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह इसमें तत्वों की अधिकतम संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 ही होगी। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें एवं 7वें आवर्त में के क्रमशः लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के 14 तत्व को अलग नीचे दिखाया गया है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। आगे एनसीईआरटी बोल रही है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। 100 से अधिक जो होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। पूर्व में परंपरागत रूप से नए तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं के नाम पर कर दिया जाता था तथा प्रस्तावित नाम का समर्थन IUPAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द्वारा कर दिया जाता था। परंतु हाल ही में इस मुद्दे पर विवाद हो गया। क्यों विवाद हो गया? उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व इतने अस्थिर होते हैं कि उनको केवल सूक्ष्म मात्रा और कभी कभी तो केवल परमाणु मात्र ही प्राप्त होते हैं। इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए महंगे तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। विश्व की कुछ ही प्रयोगशालाओं में स्पर्धा की भावना से ऐसा काम होता है। कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किए नए तत्वों की खोज का दावा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और रूस दोनों ही देशों के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज का दावा किया। अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे रदरफोर्डियम तथा जो रूस का वैज्ञानिक था इसे क्या बोल रहा था, कुर्साटोवियम बोल रहा था, नाम देने का प्रयत्न कर रहा था। इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध न हो जाए और नाम का समर्थन न हो, तब तक 0 एवं 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल, जिसे न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सीधे दिया जाएगा। जो 100 से ऊपर के नाम थे, तो क्या होता था कि जो 2 देश कभी कभी इनका नाम अपने अपने नाम पर रखना चाहते थे, जिससे क्या एक विचित्र स्थिति पैदा हो रही थी। तो IUPAC ने इनके बीच का एक मध्य वो निकाला कि जब तक
कोई उसके नाम का समर्थन नहीं करता, तब तक हम इन्हें क्या लिखेंगे, अंकों के रूप में लिखेंगे, जिनको आगे दिया गया है। एनसीईआरटी में इनके नामों को बताया गया है। ये देखिए, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये किसका चित्र है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दिया गया है। ये देखिए, ये दिए गए हैं, क्या दिया गया है इसमें कि जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं नील, जीरो को क्या बोला जाता है, नील, और वन को क्या बोला जाता है, अन, और इसे जो इसका पहला अक्षर होता है उससे इसे संक्षिप्त रूप में इसे लिखा जाता है। 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को एग्ज, 7 को सेप्ट, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और 9 को इन बोलते हैं। ये याद कर लीजिएगा। इन्हीं के आधार पर जो 100 से अधिक होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है, जिससे क्रमांक प्राप्त होता है, तथा अंत में आईयूएम ईएम जोड़ देते हैं। 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम सारणी 3.5 में दर्शाया गया है। ये सारणी दी गई है, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी वहाँ पर मैचिंग वाले सवालों में क्या आ जाता है कि दे देगा कि 101 का बताइए कि क्या नाम है। इस प्रकार इनके आपको नाम याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आईयूपीएसी नाम इनके याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इस प्रकार नए तत्व को पहले अस्थायी नाम और 3 अक्षरों वाले प्रतीक दिया जाता है। बाद में हर देश के आईयूपीएसी प्रतिनिधि के मतदान के स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। स्थायी नाम में उस देश का या प्रदेश का नाम हो सकता है जहां इस तत्व की खोज हुई, अथवा श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के अधिकृत आईयूपीएसी नामों की घोषणा भी हो चुकी है। ये देखिए, ये उदाहरण दिया गया है कि 120 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं, तो इससे क्या लिखेंगे, अन। 2 को क्या लिखते हैं, बाई, और 0 का क्या लिखते हैं, नील। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा नाम, अन बाई नील, और बाद में क्या जोड़ देंगे, आईयूएम। इस प्रकार इसका पूरा क्या नाम हो जाएगा, ये देखिए लिखा है अन बाई नील यम। इसे पूरा क्या है, एक साथ पढ़ेंगे, अन बाई नीलियम, और इसे संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, UBN। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आगे एनसीईआरटी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाया है। पिछले एकक में हमने यह जाना है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या यन परमाणु में मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे कोश सेल कहते हैं, को व्यक्त करती है। हमने यह भी जाना है कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरे जाते हैं, जिन्हें हम SPDF कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थित उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाता है। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए यन का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त सक्सिव पीरियड होता है की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर n=1, n=2 आदि से संबंधित होती है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दोगुनी होती है। इस प्रकार प्रथम आवर्त n=1 का प्रारंभ सबसे निचले स्तर 1s से भरने से शुरू होता है। उसमें 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 तथा हीलियम का विन्यास का होता है 1s2 होता है। इस प्रकार प्रथम कोष पूर्ण हो जाता है। दूसरा आवर्त n=2 होता है, लिथियम से आरंभ होता है। लिथियम का जो होता है 1s2 2s1 होता है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका जो विन्यास है क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2। इसके बाद बोरान के तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियॉन के तत्व तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार एल्कोस नियॉन 2s2 2p6 तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है। अतः दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त n बराबर 3 सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है। उत्तरोत्तर 3s एवं 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। इसके बाद एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इसके बाद चौथे आवर्त n बराबर 4 का प्रारंभ कहाँ से होता है, पोटेशियम से 4s कक्षक के भरने के साथ होता है। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है। ये आपको पता होगा कि जो 4p कक्षक होता है उससे पहले ही 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4p में बाद में भरे जाते हैं, उससे पहले 3d में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है। इस प्रकार हमें तत्वों की 3d संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। या स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z बराबर 21 होता है। इससे प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। 3d कक्षक जिंक Zn, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 है। चौथा आवर्त 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। पांचवा आवर्त n बराबर 5 रूबिडियम से शुरू होता है, चौथे आवर्त के समान है। इसमें 4d इट्रियम Z बराबर कितना होता है 39 होता है, में 4d संक्रमण श्रेणी शुरू होती है। यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर जीनॉन पर समाप्त होता है। छठवें आवर्त n बराबर 6 में 32 तत्व होते हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन 6s 4f 5d तथा 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। 4f कक्षकों का भरना सीरियम, जिसे क्या बोलते हैं Z58 से शुरू होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या बोलते हैं लेंथेनाइट के तत्व, जिन्हें यह ब्लॉक में रखा जाता है। होकर कहाँ तक जाता है, ल्यूटेशियम Z71 पर समाप्त होता है। इसे 4f संक्रमण श्रेणी या लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए कि जो सेरियम होता है Z58 से शुरू होकर ल्यूटेशियम Z71 तक समाप्त होता है, इसे क्या कहते हैं 4s आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। सातवां आवर्त n बराबर 7 छठवें आवर्त के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f 6d और 7p कक्षक में भरे जाते हैं। इसमें कृत्रिम विधियां आर्टिफिशियल मेथड द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व हैं। सातवां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले अभी खोजे जाने वाले तत्वों के साथ पूर्ण होता है, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित है। एक्टिनियम Z बराबर 89 के पश्चात 5f कक्षक भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी किस कहाँ शुरू होती है, Z बराबर 89 से शुरू होती है। 89 के पश्चात 90 से थोरियम से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है 103 तक लोरेंसियम तक जाती है, जिससे क्या बोलते हैं आंतरिक संक्रमण श्रेणी 5f बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं एक्टेनाइट श्रेणी भी कहा जाता है। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है, ताकि इनकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके। और आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, और तत्वों के वर्गीकरण और साथ ही समान गुण धर्मों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। ये उदाहरण दिया गया है, आप इस उदाहरण को देख लीजिएगा। आगे एनसीईआरटी ने वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ाया है। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके बाह्यतम कोष में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 1 के तत्वों का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जैसे नीचे दिखाया गया है। इसी प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि उसके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पर। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जो एक ग्रुप के तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम भरा जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये लिथियम ऊपर से नीचे तक लिखा गया है। उसमें देखिए ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है सब में सेम है, 3s1 में सब में जा रहा है। देखिए सब में s1 में जा रहा है, इसी कारण से इनके समान गुण होते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इलेक्ट्रॉन विन्यास और तत्वों के प्रकार जिन्हें एसपीडीएफ ब्लॉक कहते हैं। आवर्त वर्गीकरण आवर्त वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूलधार अफबाऊ का सिद्धांत तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों के स्थित तत्व एक वर्ग, ग्रुप अथवा परिवार फैमिली की रचना करते हैं और समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। यह समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। अभी जो नीचे बताया वही एनसीईआरटी बोल रही है, क्यों इनके समान गुणधर्म होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है और वितरण एक ही प्रकार का होता है। इन तत्वों का विभाजन 4 ब्लॉकों एसपीडीएफ में किया गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। इसे चित्र 3.3 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के वर्गीकरण में 2 अपवाद देखने को मिलते हैं। पहला अपवाद हीलियम का है। इसे यस ब्लॉक के तत्वों में संबंध होना चाहिए, परंतु इसके स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ पी ब्लॉक में है। जो अपना हीलियम होता है उसे अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने के हिसाब से देखें तो वो किस का तत्व लगता है, एस ब्लॉक का लगता है, लेकिन उसे रखा कहाँ गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, नोबल गैसों के साथ रखा गया है। क्यों रखा गया है, आगे एनसीईआरटी बोल रही है। इसका औचित्य इस आधार पर है कि हीलियम का संयोजी कोश जो वैलेंस सेल होता है पूरा भरा होता है। हीलियम का क्या होता है, विन्यास 1s2 होता है, जिसके फलस्वरूप यह उत्कृष्ट गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोबल गैस के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करती है। दूसरा अपवाद क्या है, दूसरा अपवाद है अपना हाइड्रोजन। दूसरा अपवाद कौन है, अपना हाइड्रोजन है। आपको पता होगा हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में स्थान निश्चित नहीं है। इसे सब कोई 1 नंबर पर रख देता है, लेकिन इसका अभी तक वर्तमान समय तक भी इसका स्थान निश्चित नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, एनसीईआरटी बोल रही है इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे 1s1। इस प्रकार इसका स्थान वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए। दूसरी ओर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस नोबल गैस बना लेता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार इसका व्यवहार वर्ग 17 हैलोजन परिवार के बाद भी हो सकता है। चूंकि यह एक विशेष स्थिति है, अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग स्थान देना अधिक तर्कसंगत माना गया है। अब आवर्त सारणी में दिखाए गए 4 प्रकार के तत्वों के मुख्य लक्षणों की चर्चा हम करेंगे। इन तत्वों के बारे में अधिक जानकारी के विवरण बाद में दिया जाएगा। उनके लक्षणों की चर्चा करने के लिए जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है उसका वर्गीकरण भाग दिया गया है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं उनके बारे में एनसीईआरटी पढ़ा रही है। इनके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वर्ग फर्स्ट के तत्व जिन्हें क्या बोला जाता है, वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षारीय धातुएं बोलते हैं, तथा वर्ग ग्रुप 2 के तत्वों को क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा तत्व बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा कि जो ग्रुप 1 होता है उनको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं बोलते हैं, और जो ग्रुप 2 होता है उन्हें क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। के बाह्यतम कोश के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 तथा NS2 है। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंध होते हैं।
ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं, इनके आयन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ये तत्व सरलतापूर्वक, आगे एनसीईआरटी बोल रही है, ये देखिए दिया गया है, टेबल दिया गया है, इसमें देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है, इसे बीच में रखा गया है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात, 1 मिनट, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ये तत्व तो सरलतापूर्वक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात +1 आयन क्षारीय धातुओं में या +2 आयन क्षारीय मृदा धातुएं बना लेते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। हाईलाइट कीजिए कि जब हम यस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है तथा अभिक्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वे प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर यस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लिथियम होता है और बेरिलियम होता है उसको छोड़कर एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, और जो लिथियम और बेरिलियम के यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजी होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। अब आगे एनसीईआरटी पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा रही है। पी ब्लॉक के बारे में क्या बोला एनसीईआरटी ने, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं, 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, निरूपक तत्व बोलते हैं। या इन्हें क्या कहते हैं, मुख्य वर्ग के तत्व, मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP1 से NH2 NP6 तक परिवर्तित होता है। प्रत्येक आवर्त में NH2 NP6 उत्कृष्ट गैस को क्या बोलते हैं, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश के सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरे भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हटाकर या जोड़कर इस स्थायी व्यवस्था को बदलना बहुत कठिन होता है, इसलिए जो नोबल गैस होती हैं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। आपसे पूछ सकता है नीट में क्वेश्चन की जो नोबल गैसें होती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता क्यों कम होती है, क्योंकि जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे भरे होते हैं। इस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने व हटाने में इनकी स्थायी व्यवस्था बदल जाती है जो बहुत कठिन है, इसलिए जो नोबल गैसें होते हैं बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। नोबल गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप के 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ये वर्ग 17वें वर्ग के हैलोजन तथा 16वें वर्ग के तत्व चालकोजन है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए। आपको पता होगा जो 17वें वर्ग के तत्व हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, और जो 16वें वर्ग ऑक्सीजन परिवार के तत्व उन्हें क्या बोलते हैं, चालकोजन बोलते हैं। फ्लोरीन परिवार के तत्वों को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चालकोजन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन दोनों वर्गों के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं बढ़ने पर तत्वों के अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। इसे हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि हम आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो क्या होता है, अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है, और जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आगे एनसीईआरटी डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा रही है। डी ब्लॉक के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इसमें देखिए अगल बगल लिखा है तो थोड़ा इनको रिलेट करना कठिन हो जाता है, इस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है इसमें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये आसान और स्वच्छ साफ दिखाई दे, इस वजह से आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें।
आगे एनसीईआरटी डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बोल रही है। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आवर्त सारणी के मध्य में स्थित वर्ग 3 से वर्ग 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की पहचान इनके आंतरिक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d1 से 10 तक, ns 0 से 2 तक होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? ये सभी तत्व धातुएं होती हैं। इन तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं तथा परिवर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकी प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये अपनी जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो बहुत परिवर्तित होती रहती है, और जो इनकी संयोजकता होती है वो भी ये परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। और किस प्रकार के होते हैं? अनुचुंबकी प्रकार के होते हैं। और इनके आयन किस प्रकार के होते हैं? आयन किस प्रकार के? रंग पूछे तो इनके आयन रंगीन आयन बनाते हैं, ये याद रखिएगा। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 होते हैं। वे भी ये धातुएं संक्रमण तत्वों से बहुत से लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होती। आपको पता होगा जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है उन्हें संक्रमण धातुएं नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण भरा होता है। ये याद रखिएगा, जो जिंक, कैडमियम तथा मरकरी होती है वो संक्रमण धातुओं में नहीं आता है। और जो एक स्कैंडियम भी होता है उसको भी सामान्यतः संक्रमण धातुओं में नहीं गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अति क्रियाशील एस ब्लॉक के तत्वों तथा कम क्रियाशील 13वें से 14वें वर्ग के तत्वों के बीच एक प्रकार के सेतु का कार्य करते हैं। इस कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके गुण होते हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ाया है। क्या बोला एनसीईआरटी? इन्हें क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। मुख्य आवर्त सारणी में नीचे जिन तत्वों को दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लैंथेनाइट का शुरुआत कहाँ से होता है? जो सेरियम 58 होता है वहाँ से लेकर कहाँ तक? ल्यूटेशियम 71 तक। इन्हें क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट बोलते हैं। तथा एक्टेनाइट के तत्व कौन कौन से होते हैं? थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम तक होते हैं, 103 तक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्टेनाइट तत्व। और जो लैंथेनाइट होते हैं कहाँ तक होते हैं? सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक होते हैं। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-2 f1 से लेकर 14, n-1 d 0 से 1 तथा ns2 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है। इस आधार पर इन श्रेणियों में तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। प्रारंभिक एक्टेनाइट श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन इनके संगत लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की तुलना में अत्यधिक जटिल होता है। एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव होते हैं। बहुत से एक्टेनाइट तत्वों का नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नैनोग्राम या उससे भी कम भाग प्राप्त किया गया है। इन तत्वों के रसायन का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पैरा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। यह भी हाईलाइट कर लीजिए कि यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? पैरा यूरेनियम तत्व बोलते हैं। ये उदाहरण दिया गया है, आप इस उदाहरण को देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ा रही है। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? धातु तत्वों के एसपीडी तथा एफ ब्लॉकों के वर्गीकरण के अलावा इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं तथा अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है।
ज्ञात तत्वों में 78% से भी अधिक संख्या किनकी होती है? धातुओं की होती है, जो आवर्त सारणी की बाईं ओर स्थित हैं। धातुएं कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, अपना प्यारा मरकरी। इसका अपवाद कौन सा है? मरकरी इसका अपवाद है। और जो गैलियम तथा सीजियम भी होते हैं, उनका भी गलनांक कितना होता है? बहुत कम होता है। इनके गलनांक के बारे में ये डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो गैलियम और सीजियम होते हैं, उनका भी गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है? हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में ढल जाते हैं। तथा तन्यता होते हैं। तन्यता का मतलब क्या होता है? जिसके तार खींचे जा सकें, जिसके द्वारा तार पतले पतले तार बनाए जाए होते हैं। दूसरी ओर जो अधातुएं होती हैं, आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित होती हैं। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग के में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जब हम किसी आवर्त सारणी में वर्ग में तत्वों के धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुण कम होते जाते हैं। धात्विक गुण कम होते जाते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। अधातुएं कक्ष ताप पर ठोस एवं गैस होती हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। बोरान और कार्बन इसका अपवाद है। बोरान और कार्बन के गलनांक उच्च होते हैं। ये याद रखिएगा, बोरान और कार्बन इसका अपवाद है। ये ताप पर विद्युत के अल्पचालक हैं। बहुत से अधात्विक ठोस भंगुर होते हैं। ये ही आघात और तन्य नहीं होते। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग लाइन के रूप में देखने को मिलता है। आवर्त सारणी में विकर्ण टेढ़ी मेढ़ी रेखा में के सीमावर्ती क्षेत्र जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा ट्यूलेरियम तत्व धातुओं एवं अधातु दोनों के अभिलक्षण गुण दिखाते हैं, तथा इनको क्या बोलते हैं? इनको मेटेलॉइड बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा ट्यूलेरियम। इसके बाद ट्यूलेरियम के बाद और होते हैं, कौन होता है? पोलोनियम जो होता है वो भी किस में आता है? देखिए इसमें दिया गया है, अभी आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए ये चित्र, इसमें ये जो ये रेखा आप ये देख रहे हैं, इसके जो इस तरफ पाई जा रहे हैं, इस सब क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। और जो इसके इस तरफ पाई जा रही हैं, ये क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। और ये जो ये इसमें ये लिखा है, ये इतनी हैं, ये क्या हैं? ये सभी मेटेलॉइड हैं, उपधातुएं हैं। इनमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती है सिलिकॉन, क्या आता है? सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, उसके बाद क्या आता है? आर्सेनिक आता है। आर्सेनिक के बाद क्या आता है? उसके नीचे जैसे आएंगे तो एंटीमनी आ जाएगा। एंटीमनी के बाद क्या आ जाएगा? जो टेलोरियम होता है वो आता है। टेलोरियम के बाद क्या आ जाएगा? पोलोनियम आ जाएगा। और जो एस्टेटिन होता है वो भी आ जाएगा। स्टेलिन बोलते हैं, स्टेल लाइन या कह सकते हैं, या स्टेलिन बोलते हैं। इस प्रकार उपधातुएं कितनी होती हैं? उपधातुएं टोटल 7 होती हैं, 7 उपधातुएं। और जो ये ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये भी सभी धातुएं ही हैं। इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? आगे ये उदाहरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी में बोला गया है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तितता। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या बाईं से दाईं ओर जाएं तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में एक प्रारूप दिखाई देता है। उदाहरण, किसी आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता प्रथम वर्ग के अधातुओं में बहुत ज़्यादा है,
मध्य तक पहुंचकर यह कम हो जाती है और वर्ग 17 के अधातुओं पर पहुंचने पर बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह निरूपक तत्वों के समूह में जैसे क्षारीय धातुओं में आवर्त सारणी के में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के समूह में जैसे हैलोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। तत्वों के गुणधर्मों में ऐसा क्यों हो रहा है और इस आवर्तिता को हम कैसे समझाएं? इस सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें परमाणु की संरचना के सिद्धांत एवं परमाणु के गुणधर्मों को की ओर ध्यान देना होगा। इस भाग में हम भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों की आवर्तितता की विवेचना करेंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा ऊर्जा स्तर को लेकर समझाएंगे। आज बच्चों यहाँ तक इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 में इसके जो आगे एनसीईआरटी रीडिंग है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि हम पूरा एक उसमें कवर कर देंगे तो बहुत बड़ा ये लेक्चर हो जाएगा जिससे आपको देखने में भी कठिनाई होगी। इसलिए इसको हम पार्ट 2 में बना रहे हैं। पार्ट 2 में बनाने से आप इसे आसानी से देख सकते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार आज हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? आज हम तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तितता तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे। आप इस तरह इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद इसे आप एनसीईआरटी आपके पास होगी, आप उससे एक बार पढ़िएगा, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, जिससे इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। जो हमने हाईलाइट करवाया इसे या फिर अपने आपके पास एनसीईआरटी होगी तो उसमें आप हाईलाइट कर लीजिए, जिससे आपको दोबारा पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 होगा वहाँ पर इसे अच्छी तरह से और पढ़ेंगे जो आगे एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।